Welcome back, students. This is Gautam Singh, your teacher of English Compulsory and Literature. So, फर्स्ट पार्ट के बाद में जो हमारा ऐसे चल रहा है डज द कल्चर मैटर, उसका सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 84 की लास्ट लाइन के लास्ट पार्ट से हम शुरू करेंगे। दांते सीम्स टू मी अ टेस्ट केस। ऑथर कहते हैं, जो ये फोस्टर हैं, वो ये कहते हैं फोस्टर कि जो दांते जो है, दांते अलीगरीरी, जिसका पहले वाली वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो क्या थे, कहाँ से थे, वो ऑथर के लिए एक परीक्षण करने का एक मुद्दा है जिसकी जांच की जा सकती है, जिसको परखा, जिसको खोजा जा सकता है। इफ पीपल आर गिविंग हिम अप, इट इज अ साइन दैट दे आर थ्रोइंग कल्चर ओवरबोर्ड। लेकिन ऑथर कहते हैं कि एक ऐसा आदमी जिसको मैं एक खोज का विषय मानता हूं, जिसको एक परीक्षण का विषय मानता हूं, अगर लोग आज उसको धीरे धीरे करके छोड़ रहे हैं, कोई दांते को पढ़ना या समझना नहीं चाहता है, तो फिर पोएट कहते हैं ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसे मान लो कि कुछ लोग जहाज में सवार तो हैं, लेकिन वो अपने जहाज के सामान को उठाकर, यानी सामान जो है वो है कल्चर, उसको उठाकर वो जहाज के तल से बाहर नीचे यानी कि पानी में फेंक रहे हैं, ओविंग टू द रफनेस ऑफ द वाटर। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? ऐसा वो केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पानी की मझधार जो भी चल रही है, पानी की जो धार अभी चल रही है, जो लहरें चल रही है, वो बड़ी तूफानी है। क्योंकि ऑथर ने जो हमारा पहला वाला वीडियो है, उसमें इसको कहा था द एज ऑफ अनरेस्ट, यानी कि अशांति की ये जो दुनिया में हम जी रहे हैं। तो अशांति की जो दुनिया है, इसको देखकर जो कुछ लोग हैं वो दांते को केवल इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इतना सारा जो भूचाल आ रहा है, थोड़ी बहुत जो तकलीफें आ रही हैं, वो उसमें पढ़कर दांते को समझने में अपने दिमाग को खपाना नहीं चाहते। एंड विल रीच द फर्दर बैंक सेंस, दांते सेंस का मतलब होता है विदाउट, आर्किक यूज है, सेंस दांते, सेंस शेक्सपियर एंड सेंस एवरीथिंग। ऑथर कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग जो इस जहाज पर सवार हैं और एक दूसरे छोर की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरे छोर का मतलब सभ्यता के वो दूसरे पड़ाव में जा रहे हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग पहुंच नहीं पाएंगे, बिल्कुल पहुंच पाएंगे, वो अपने जीवन के दूसरे छोर पर जरूर पहुंचेंगे। बैंक का मतलब नदी का किनारा, लेकिन उनके पास में कोई दांते नहीं होगा, उनके पास में कोई शेक्सपियर नहीं होगा, और उनके पास में असल में कुछ भी नहीं होगा। कोई संस्कृति नहीं होगी, कोई सभ्यता नहीं होगी, कोई रिवाज नहीं होंगे। लाइफ ऑन द फर्दर बैंक, और जब वो इस जीवन के दूसरे छोर पर जाएंगे, एज आई कंसीव इट, जैसा कि ऑथर कहते हैं कि मैं समझता हूं, इट इज नो मीन्स अ नाइटमेयर, सॉरी, इट इज बाय नो मीन्स ए नाइटमेयर। ऑथर कहता है कि मैं जहां तक समझता हूं कि ये जो दुनिया होगी वो किसी दुख स्वप्न के समान होगी, जैसे किसी डरावने सपने के समान होगी। देयर विल बी नो वर्क, देयर विल बी वर्क फॉर ऑल एंड प्ले फॉर ऑल। हालांकि वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में अगर संस्कृति और सभ्यता या परंपराएं खत्म हो गई तो जीवन नहीं होगा या काम नहीं होगा। ऑथर कहते हैं बिल्कुल, तब भी हमारे पास जीवन में काम भी होगा और हमारे पास में खेल मनोरंजन भी होगा, सबके लिए होगा। बट द वर्क एंड द प्ले विल बी स्प्लिट, लेकिन हमारे काम और हमारे मनोरंजन के बीच में एक फूट होगी। फूट का मतलब यानी कि दो फाड़ हो जाएंगे। यानी अभी ऑथर ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान में जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति वो सिखाती है, वो ये सिखाती है कि काम और काम में ही मनोरंजन ढूंढना, या ऐसा काम करना या ऐसी चीज को पकड़ना जिसमें हमारी बहुत ही दिलचस्पी हो, वो अभी मौजूद है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगी। द वर्क विल बी मैकेनिकल। आने वाले सदियों में, आने वाले समय में, या ऐसी दुनिया में जहां पे कोई संस्कृति या सभ्यता या परंपराएं नहीं होंगी, तो वहां पर कोई भी काम जो होगा वो किसी मशीन की तरह लोग यंत्रवत करेंगे, जैसे मशीन किसी काम को करती है। एंड द प्ले फ्रीवोलस, फ्रीवोलस का मतलब होता है तुच्छ, गिरा हुआ, निम्न किस्म का। तो जो काम होगा वो किसी मशीन की तरह होगा, और जो खेल मनोरंजन होगा वो बहुत ही तुच्छ यानी कि निम्नतम किस्म का होगा। If you drop tradition and culture, you lose your chance of connecting work and play and creating a life which is all of a piece. ऑथर कहता है कि अगर आप अपनी परंपराओं को छोड़ देते हैं, अगर आप अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं, तो आप एक जबरदस्त मौका खो देंगे। मौका है, वो जो मौका है वो है अपने काम को और अपने मनोरंजन को आपस में जोड़ना। और ये जो काम और मनोरंजन है, ये हमारे जीवन के अलग टुकड़े हैं। जो हमारा जीवन है उसके जो दो टुकड़े जुड़ते हैं, एक होता है काम और एक होता है मनोरंजन। अगर ये दोनों चीजें आपस में जुड़ जाएं तो हमारे पास में आता है जीवन। लेकिन अगर हम अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति को छोड़ दें तो फिर ये दोनों ही चीजें खत्म हो जाएंगी।
जो हम काम करेंगे उसमें हमारी रुचि नहीं होगी, और जो हम खेलेंगे उस खेल में कोई काम करने लायक चीज नहीं होगी, वो कोरा मनोरंजन होगा। यानी कि अगर कोई बहुत बड़ा पेंटर है और वो कोई बहुत सुंदर पेंटिंग पेंट करता है, तो उसके लिए वो पेंटिंग करना ही मनोरंजन है और वही उसका काम है। तो यानी जिसकी दिलचस्पी जिस चीज में है वो उसी चीज को अपना रोजगार भी बनाता था, ये पहले था खास बात। लेकिन तब ऐसा नहीं होगा। ऑथर कहता है अगर हम अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति को छोड़ दें, द पास्ट डिड नॉट सक्सीड इन डूइंग दैट। हालांकि ऑथर कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा भूतकाल इस काम को करने में सफल हुआ है, हमारा भूतकाल भी हमारे काम और हमारे मनोरंजन को, खेल को आपस में भले ही जोड़ नहीं पाया, बट इट कैन हेल्प अस टू डू इट। लेकिन अगर हम आज अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति से चिपके हुए रहे, उस पर बने रहे, तो हम इस काम को शायद पूरा कर सकते हैं। एंड दैट इज वाई इट इज सो यूजफुल। और इसीलिए ऑथर कहता है कि मेरे नजरिए में हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं बहुत ही जरूरी हैं। क्रूनर्स, बेस्ट सेलर्स, इलेक्ट्रिकल ऑर्गेनिस्ट्स, फनी फेसेस एंड ड्रीम गर्ल्स कैन नॉट डू इट। चाहे वो गाने वाले, सस्ते किस्म का गाना गाने वाले क्रूरर्स हो, या फिर वो किसी महंगी किताबों को बेचने वाले, लिखने वाले लेखक हो, या फिर बिजली से चलने वाले ऑर्गन्स को बजाने वाले कलाकार हो, या फिर मस्खरी करने वाले, कुछ मनोरंजन करने वाले छिछोरे किस्म के लोग हो, या फिर जो मॉडल्स टाइप लड़कियां होती हैं वो हो। इनमें से कोई भी इस काम को पूरा नहीं कर सकता, कोई भी हमारे मनोरंजन और हमारे काम को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकता, जोड़ नहीं कर सकता। दे थ्रो द वेट ऑल टू वन साइड एंड इंक्रीज द स्प्लिट। इसकी बजाय ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं कि हमारा जो वजन है, यानी एक वजन होता है हमारे काम की तरफ और एक वजन होता है हमारे मनोरंजन की तरफ। अगर दोनों ही तरफ इक्वली वजन है तो हमारा जीवन बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि जो जीवन का संतुलन है बिगड़ जाएगा। तो ये ड्रीम गर्ल्स, ये फनी फेसेस और ये बिजली से चलने वाले ऑर्गन्स बजाने वाले लोग होते हैं, या कुछ सस्ते चीप किस्म के लेखक होते हैं जो ज्यादा बिकने वाली किताबें लिख लेते हैं, ये सारे मिलकर असल में क्या करते हैं, एक वजन को एक तरफ बढ़ा देते हैं। यानी बस मनोरंजन और सस्ते किस्म का मनोरंजन और ये हमारे काम और मनोरंजन के बीच जो फूट है, जो खाई है, उसको और चौड़ा कर देते हैं। They are all right when they don't take themselves seriously। लेकिन ऑथर कहता है कि ठीक है, इस टाइप के जो सस्ते लोग होंगे वो भले ही हमारे जीवन में, हमारे समाज में मौजूद होंगे, लेकिन जब तक ये लोग अपने आप को गंभीरता से नहीं लेते, तब तक ये हमारे समाज में बिना किसी तकलीफ के रह सकते हैं, और इनसे भी हमें और समाज को कोई तकलीफ नहीं है। But when they being to talk big and claim that the front row of the dress circle and even get to it, something is wrong। लेकिन ऑथर ड्रेस सर्किल जो है, वो पुराने जो थिएटर्स या नए भी जो थिएटर्स होते हैं उसमें जो आगे आगे की सीट होती है। अब लेकिन देखो एक डिफरेंस है, ड्रेस सर्किल जो वर्ड है वो जब थिएटर्स बने, जब मंच पे ड्रामा खेला जाता था, नाटक, वो तब का वर्ड है। आज अगर हम सिनेमा घर में देखें, मल्टीप्लेक्स में देखें, तो सबसे पहले की जो रॉ होती है उसको बहुत सस्ता माना जाता है, क्योंकि उसको देखने में सर ऊंचा करके देखना पड़ता है और गर्दन दुख जाती है, और पीछे की जो सबसे बॉक्स ऑफिस होती है वो सबसे महंगी होती है। लेकिन पहले जब सामने स्क्रीन नहीं हुआ करती थी बल्कि कलाकार खेला करते थे, जो ड्रेस सर्किल यानी जो होती थी वो सबसे महंगी सीट्स होती थी, क्योंकि हम कलाकारों को बिल्कुल नजदीक से देख पाते थे, उनको अप्रिशिएट कर पाते थे और अच्छे से देख पाते थे, उनकी बातों को सुन पाते थे, क्योंकि स्पीकर्स वगैरह की चीजें जो थी वो नहीं होती थी। तो ऑथर ड्रेस सर्किल का मतलब बता रहा है सबसे आगे के लोग, जो समाज के सबसे मुख्य लोग होते हैं। तो ऑथर कहता है कि जब इस टाइप के जो सस्ते और छिछोरे किस्म के लोग होते हैं, जब ये लोग बड़ी बड़ी राजनीति की, सभ्यता की, संस्कृति की और पता नहीं किस किस चीजों की बातें करने लगते हैं, और ये हमारे समाज के बिल्कुल जो प्रमुख लोग होते हैं, जब इनको ये प्रभावित करने लगते हैं, और प्रभावित ना केवल प्रभावित करते हैं बल्कि समाज के जो बड़े बड़े शीर्ष के लोग होते हैं जब उनको अपने में मिला लेते हैं, तो फिर ऑथर कहता है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर ये लोग अपने मस्खरा काम करते हैं तो मस्खरी का काम करते रहे, ठीक है। अगर वो कोई ड्रीम गर्ल्स लाइक फेसेस हैं तो वो पब्लिक को अट्रैक्ट करे, उनका एंटरटेनमेंट करे। लेकिन जब ये लोग समाज में राजनीति के बारे में कमेंट करने लग जाए या किसी और चीज के बारे में, रिसेंटली बहुत अच्छा टाइम है इस चीज को समझने का, कि अगर तुम देखोगे तो कुछ ऐसे सस्ते किस्म के जो हॉलीवुड एक्टर्स हैं वो यही काम करते हैं। वो किसी ना किसी रिलीजन को लेकर या किसी ना किसी चीज को लेकर अपने कमेंट लगाते हैं, अरे नालायकों तुम्हें कितनी समझ है, क्या तुमने कोई कल्चरल सोसाइटी में या किसी चीज के बारे में कभी रिसर्च करा है? नहीं, तुम्हारा काम है कि एक तुम्हें साबुन मिला, तुमने उसको टीवी में अच्छा बना के भेज दिया, कह दिया दूध बादाम से बनता है। क्या तुम लोगों ने कभी जाके देखा? नहीं। तो जब तुम्हें किसी चीज का नॉलेज नहीं है तो तुम्हें किसने कहा? लेकिन मजेदार बात ये देखो कि आज जो लोग हैं वो बिना सोचे समझे इनसे प्रभावित हो जाते हैं, बड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे मानो कि वो कोई एक 2 पैसे का नाचने वाला एक्टर या एक्ट्रेस ना हो, बल्कि कोई बहुत बड़ा विदेश नीति का या राजनीति का या जनता की तकलीफ समझने वाला एक बहुत बड़ा कोई आदमी हो, कोई विचारक हो। लेकिन वो लोग इनमें से कोई भी नहीं है।
तो ये लोग अगर इस समाज को संचालित करने लग जाएं, समाज को गाइड करने लग जाएं, तो फिर समझ लो ऑथर कहता है कि सबसे बड़ी समाज में कोई गलती चल रही है। लाइफ ऑन द फर्दर बैंक माइट नॉट बी ए नाइटमेयर, बट सम ऑफ अस वुड प्रेफर द स्लीप दैट हैज नो ड्रीम्स। ऑथर कहता है कि चलो मैं आपकी ये भी बात मान लेता हूं कि बिना संस्कृति और परंपराओं के हम जिस दुनिया में पहुंचेंगे वो भले ही किसी डरावने सपने के समान नहीं हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो जो आपकी दुनिया होगी वो बिल्कुल ठीक वैसी होगी, एक ऐसी नींद के समान जिसमें कोई सपने ना हो। क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट है कि जब हम सपने देखते हैं तो हम नींद की सबसे गहरी अवस्था में होते हैं। तो ऑथर कहता है कि आप एक ऐसी नींद में सोओगे कि जिसमें कोई सपने नहीं होंगे, और जब सपने नहीं आएंगे तो नींद लेने का आपका फायदा क्या है। कल्टिवेटेड पीपल आर अ ड्रॉप ऑफ इंक इन द ओशियन। ऑथर कहता है कि जो सभ्य लोग होते हैं, सुसंस्कृत लोग होते हैं, जिनमें तहजीब होती है, ऐसे लोग एक शाही की बूंद के समान होते हैं। लेकिन शाही की बूंद शाही की डब्बी में नहीं, बल्कि एक समुद्र में। अगर हम समुद्र में पानी में शाही की बूंद डालें तो क्या होगा, पानी में घुल मिल जाएगी। दे मिक्स इजीली। ऐसे लोग जो होते हैं, सुसंस्कृत जो तहजीबदार लोग होते हैं, वो एक समुद्र में शाही की बूंद के समान होते हैं और बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। एंड इवन जेन्युइनली, और बड़ी मिलनसारिता से, जेन्युइनली का मतलब होता है मिलनसारिता से, विद अदर ड्रॉप्स, बाकी की जो बूंदे हैं पानी की, यानी समाज के जो लोग हैं उनसे जो सुसंस्कृत लोग होते हैं वो बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं। For those exclusive days are over when cultivated people made only cultivated friends. ऑथर कहता है कि वो दिन लद गए, फॉस्टर कहते हैं कि वो दिन लद गए जब सुसंस्कृत तहजीबदार लोग केवल तहजीबदार लोगों को ही, सुसंस्कृत लोगों को ही अपना दोस्त बनाते थे। एंड बिकेम टंग टाइड यानी चुप्पी साध लेना, और टेरर स्ट्रक, भयभीत हो जाना, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी वन हुज मेकअप वॉज ए डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन। ऑथर कहता है कि एक जमाना होता था कि जब सुसंस्कृत लोगों के बीच में कोई असभ्य, कोई जंगली, कोई बेवकूफ मूर्ख लोग घुस जाता था, तो ये लोग या तो अपनी जबान बंद कर लेते थे या भय के मारे चुप हो जाते थे कि भाई अब इस अनपढ़ आदमी को या इस मूर्ख आदमी को क्या समझाएंगे, ये तो हमारी बात समझेगा ही नहीं। तो ऐसे लोग क्या होते थे, अक्सर चुप्पी साध लेते थे। कल्चर, थैंक गुडनेस, इज नो लॉन्गर अ सोशल असेट। ऑथर कहता है कि संस्कृति, भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया देता हूं कि आज जो संस्कृति है वो कोई सामाजिक संपत्ति नहीं रह गई है। क्योंकि जो सामाजिक संपत्ति होती है वो केवल समाज के कुछ लोगों के हिस्से में होती है। लेकिन ऑथर कहता है आज के संसार में, आज की दुनिया में, आज के इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इट कैन नो लॉन्गर बी एम्प्लॉयड ईदर एज ए बैरियर अगेंस्ट द मॉब और एज ए लैडर इनटू द एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो राजा वगैरह का जो शासन होता है उसकी बात कर रहा है, शाही शासन की। ऑथर कहता है कि आज जो संस्कृति है वो केवल एक जो भीड़ का झुंड जो होता है, लोगों की जो भीड़ होती है, उसको रोकने के किसी बाधा के रूप में काम नहीं करती है। आज जो संस्कृति है वो किसी राजसत्ता में जाने के किसी सीढ़ी का काम नहीं करती है। दिस इज वन ऑफ द फ्यू इंप्रूवमेंट्स दैट हैव ऑकर्ड इन इंग्लैंड सिंस द लास्ट वॉर। ऑथर कहता है कि भगवान का शुक्र है, पिछली बार जो हमने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा, या शायद उससे भी पहले का कोई युद्ध होगा, किसी बड़े युद्ध की बात हो रही है, तो ऑथर कहते हैं, फॉस्टर कहते हैं कि उस युद्ध के बाद मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि आज जो संस्कृति है वो संस्कृति किसी शाही लोगों की संपत्ति नहीं रह गई है। वो संस्कृति सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में नहीं रह गई है। इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है उस युद्ध के बाद। द चेंज हैज बीन एक्सीलेंटली शोन इन मिसेस वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ की बात कर रहा होता। जो वर्जीनिया वुल्फ है वो भी एक ब्रिटिश ऑथर थी, लेखक थी, कहानियां कविताएं लिखती थी। शोन इन मिसेस वुल्फ्स बायोग्राफी ऑफ रोजर फ्रे। जो रोजर फ्रे हैं वो भी एक ब्रिटेन के चित्रकार थे, बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे। बायोग्राफी ऑफ रोजर फ्रे। ऑथर कहता है कि ये जो परिवर्तन इंग्लैंड में आए हैं कि जो संस्कृति है वो केवल कुछ लोगों की बपौती बन के नहीं रह गई है, तो वो कहते हैं कि अगर आपको इसकी झलक देखनी है तो जो वर्जीनिया वुल्फ ने रोजर फ्रे चित्रकार की जो बायोग्राफी जीवनी लिखी है उसके अंदर आपको ये परछाई साफ दिखाई देगी कि किस तरीके से इंग्लैंड में इस बात में बदलाव आए हैं। Here we can trace a decay यानी गिरावट of smartness and fashion as factors। फैशन का मतलब यहां तड़क भड़क से नहीं है बल्कि आचरण से है। फैशन as factors and the growth of the idea of enjoyment। ऑथर कहता है कि आप वर्जीनिया वुल्फ की, रोजर फ्रे की लिखी हुई अगर आप जीवनी को पढ़ेंगे तो यहां पर आपको इस बात के साक्ष्य मिलेंगे कि जो विद्वता, चतुरता और जो आचरण होता था, ये जो कारक होते थे, इनके अंदर आपको एक शरण, एक कमी, एक गिरावट दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात है ग्रोथ ऑफ द आइडिया ऑफ एंजॉयमेंट। मनोरंजन करने के जो विचार लोगों के मस्तिष्क में पनपते थे उसमें भी धीरे धीरे लोगों के क्या हो रहा है, कमी आ रही है, गिरावट आ रही है। यानी मनोरंजन करने के जो विचार है वो बड़ी सीमित और बड़े ही छिछले किस्म के हो गए हैं।
ऑल द सेम वी आर ए ड्रॉप इन द ओशियन। ऑथर कहते हैं बिल्कुल वही बात है कि जिस तरीके से जो कल्टिवेटेड पीपल होते हैं वो किसी समुद्र में एक शाई की बूंद की तरह समान है, तो ऑथर कहता है कि हम भी जो बाकी के लोग हैं वो भी समुद्र की चंद बूंदों के समान है। फ्यू पीपल शेयर आर एंजॉयमेंट सो फार। बहुत कम ही लोग, मुट्ठी भर लोग ऐसे होते हैं जो हमारे मनोरंजन और हमारे आनंद के कारणों को समझ पाते हैं। स्ट्रिक्टली बिटवीन आवरसेल्व्स एंड कीपिंग आवर लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ माइंड, लेट अस पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड कंसीडर फॉर ए मोमेंट आवर सोशल प्रॉब्लम, आवर स्पेशल ब्लेसिंग्स, आवर स्पेशल वोज। वोज का मतलब होता है शोक, गम, संताप। तो ऑथर कहता है उसका एक कारण है, वो ये कहता है कि हमारे जो विचार हैं वो केवल हम ही लोगों के बीच में है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के जो बुद्धि का जो स्तर है, जो बुद्धि का आपस में जो आदान प्रदान है, वो हमारा बहुत ही सीमित है और केवल हम लोगों का आपस के बीच में है। यानी जो ऑथर बाकी के लोगों के साथ, विद्वान लोगों के साथ बैठे हैं जिनको संबोधित कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आइए हम सब मिलकर अपने विचारों और अपने सोच और अपनी दिमाग को एक जगह जोड़ के बैठे और हम ये सोचें कि हमारी सबसे बड़ी सामाजिक समस्या क्या है, हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है, हमारे समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है और हमारे समाज के सबसे बड़े संताप, दुख, गम क्या है। आइए हम उन सब के बारे में विचार करें। नो वन लीड लिसन टू अस हु डज नॉट वांट टू। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग हमें सुनना नहीं चाहते उनको हमारे साथ यहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हमें ये चिंता होनी चाहिए कि दुनिया हमें सुनना चाहती है कि नहीं सुनना चाहती है। वी विस्पर इन द कॉर्नर ऑफ ए वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ अदर नॉइसेस। ऑथर कहते हैं कि हम एक संसार के अलग कोने में बैठे हैं और ये जो अलग कोना है वो दुनिया भर की खुसफुसाहट की आवाज से भरा हुआ है। यानी यहां पे ऑथर का कहने का मतलब है कि जो ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड है, उसमें दुनिया भर के मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो मुद्दा है ये उनमें से एक मुद्दा है और यहां पे व्यर्थ का शोर शराबा है। व्यर्थ के मुद्दों को लेकर लोग बात करते हैं, कोई संस्कृति और परंपराओं को लेकर करता ही नहीं है। एंड लाउडर वंस, और जो छिछले किस्म के लोग हैं वो तो कुछ बेफालतू की चीजों को लेकर हल्ला मचाते हैं और उल्टा ज्यादा हल्ला मचाते हैं, लेकिन हम लोग संस्कृति और परंपराओं के बारे में बात नहीं करते हैं। कम क्लोजर। तो ऑथर कहते हैं कि आइए मेरे साथियों हम सब इकट्ठा हो। और प्रॉब्लम एज आई सी इट इज दिस, इज व्हाट वी हैव गॉट वर्थ पासिंग ऑन। ऑथर कहता है कि मैं जैसा कि देख सकता हूं तो मेरे साथियों हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि क्या आने वाली पीढ़ी को देने के लिए हम लोगों के पास जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, क्या वो वाकई में मूल्यवान है? क्या उनकी कोई औकात है? क्या वो इतनी अहमियत रखते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को दें? What we have got is, roughly speaking, a little knowledge about books. ऑथर कहते हैं कि हमने, यानी ब्रिटेन के लोगों ने आखिरकार हासिल क्या है? कुछ मामूली किताबों से हमने कुछ मामूली सा ज्ञान लिया है, पिक्चर्स कुछ चित्रों से लिया है, ट्यून्स कुछ धुनों से लिया है, एंड ए लिटिल स्किल इन देयर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब अनुवाद करना होता है, लेकिन ये नहीं कि हिंदी का अंग्रेजी में कर दिया, उर्दू का हिंदी में कर दिया। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी कोड लैंग्वेज में लिखी हुई चीज को साधारण सामान्य भाषा में बदलना। जैसे डॉक्टर ने मानो किसी डिजीज के बारे में कुछ लिख दिया तो उसको हम सामान्य भाषा में समझाएं कि हाँ भाई ये जो बीमारी होती है वो ये होती है। निमोनिया लिख दिया तो हम निमोनिया को इंटरप्रिटेट करें कि भाई निमोनिया बीमारी होती है, फेफड़ों में कफ जम जाता है और बहुत तेज सर्दी लगती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऑथर कहता है कि हमने किताबों से, चित्रों से, धुनों से और बहुत सारी ये जो छोटी सी चीजें हैं इनसे केवल मामूली सा ज्ञान प्राप्त किया है और इन चीजों का अनुवाद करने का एक मामूली सा ज्ञान प्राप्त किया गया है। Seated beside our gas fires and beneath our electric bulbs, we inherited tradition which has lasted for about 3000 years. अपनी समाज की, अपने देश की बढ़ाई करते हुए कहते हैं कि आज जिस हम गैस से चलने वाली अंगीठियों के पास बैठे हैं, आज जो हम बिजली से चलने वाले जो बल्बों के नीचे बैठे हुए हैं, ये हमारी जो अपने माता पिता से प्राप्त हुई है, जो हमारी ट्रेडिशन है, ये जो हमारी परंपरा है, ये जो विरासत है, ये 3000 साल पुरानी है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। यानी ये जो इन्वेंशन हमने करे हैं ये सारे इन 3000 सालों के अरसे में हुए हैं। द ट्रेडिशन वॉज पार्टली पॉपुलर। ऑथर कहते हैं कि हमारी ये जो परंपरा है ये आंशिक रूप से, आधे रूप से बड़ी प्रसिद्ध थी, बट मेनली डिपेंडेंट अपॉन एरिस्टोक्रेटिक पीपल। लेकिन जो इंग्लैंड के सामंत और जो बड़े शाही लोग होते थे, केवल उन्हीं के ऊपर ये हमारी संस्कृति निर्भर करती थी। हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी और कहां तक पहुंचेगी, ये सिर्फ शाही लोगों पर निर्भर करता था। इन द पास्ट कल्चर हैज बीन पेड फॉर बाय द रूलिंग क्लासेस। और ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो संस्कृति को बनाने वाले लोग होते थे, संस्कृति को चलाने और निभाने वाले लोग होते थे, उनको एक कीमत दी जाती थी। यानी कलाकार को, पेंटर को, कवि को, हर एक आदमी को। और ये पैसे कौन देता था? ये शाही परिवार के लोग देते थे।
दे ऑफन डिड नॉट नो व्हाई दे पेड। इन शाही परिवार के लोगों को यह भी पता नहीं होता था कि किस पेंटर को वो पैसा दे रहे हैं, क्या वो वाकई में ऐसी बेहतरीन पेंटिंग बना रहा है कि आगे आने वाली पीढ़ी याद करेगी, क्या वो वाकई में कोई ऐसी किताब लिख रहा है, ऐसी कविता कहानी लिख रहा है जिसको आने वाली पीढ़ी याद करेगी। उसको तो वो शाही लोग बिल्कुल भी नहीं समझते थे, बट दे पेड। लेकिन शाही लोगों को पता था कि भाई कलाकारों को संरक्षण देना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके माता पिता ने भी दिया था तो वो देते हैं। मच एज दे वेंट टू चर्च, बिल्कुल ठीक वैसे जैसे जो बड़े बड़े अमीर लोग होते थे शाही, उनका काम होता था चर्च जाना, तो उसी तरीके से उनका फर्ज होता था कलाकारों को पैसे देना। इट वॉज द प्रॉपर थिंग टू डू, उनके लिए यही सबसे अच्छा तरीका था। इट वॉज अ फॉर्म ऑफ सोशल स्नॉबरी, उन लोगों के लिए असल में ये जो तरीका होता था कलाकारों को पैसा देना, ये एक उनका सामाजिक स्नॉबरी यानी कि अहंकार होता था, एक दम होता था कि भाई अगर शाही परिवार के लोग हैं तो भाई गायक को पैसा नहीं देंगे, नाचने वाले को पैसा नहीं देंगे, बिल्कुल उसका घर चलाना हमारा काम है, उसको तनख्वाह देना हमारा काम है। एंड सो द आर्टिस्ट स्नीक्ड ए मील, और इन लोगों की, शाही लोगों की वजह से क्या होता था, एक जो कलाकार होता था वो किसी तरीके से अपना खाना चुरा के ले जाता था, यानी उसको खाने का जुगाड़ हो ही जाता था। स्नीक्ड का मतलब होता है आंख बचाकर चोरी छिपे किसी चीज को ले जाना। एंड ऑथर गॉट ए सिंक्योर, सिंक्योर का मतलब होता है बिना किसी मेहनत का काम, यानी कुछ काम मत करो लेकिन नौकरी तो पक्की है, ऐसी नौकरी को कहते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ ज्यादातर सरकारी नौकरियां होती हैं, तो ये जो लेखक और कई ऐसे कलाकार होते थे जिनको खाना जुटाने का अपना तरीका मिल जाता था, बहुत सारे ऐसे लेखक होते थे जिनको ऐसी आराम की नौकरी मिलती थी कि कुछ लिखना ही नहीं पड़ता था। एंड द वर्क ऑफ क्रिएशन वेंट ऑन, और इस तरीके से रचना का जो संसार है वो पुराने जमाने में आगे चलता रहता था। यानी जो शाही परिवार की नजर में आ गया, अब चाहे वो अच्छा लेखक है या घटिया लेखक है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, बस वो शाही परिवार से पैसे लेता था और एक अच्छे कलाकार को दबा देता था। टुडे पीपल आर कमिंग टू द टॉप हु आर इन सम वेज मोर क्लियर साइटेड एंड ऑनेस्ट देन द रूलिंग क्लासेस ऑफ द पास्ट। लेकिन ऑथर कहता है कि आज हमारे समय की अच्छी बात यह है कि वो लोग उभर के हमारे सामने आ रहे हैं जो कि अपने पूरे पुराने जमाने के इतिहास में और पूरे जो शासक वर्ग जो था, राजा महाराजाओं को जो वर्ग था, उसमें इतने अच्छे लोग उभर के नहीं आते थे। लेकिन आज हमारे पास उससे कहीं ज्यादा कलाकार, कहीं ज्यादा लेखक, कहीं ज्यादा चित्रकार उभर के हमारे समाज में, देश में आगे आ रहे हैं। एंड दे रिफ्यूज टू पे फॉर वॉट दे डोंट वांट। और अब जो हमारे पास में रूलिंग क्लास यानी शासक वर्ग है, वो एक ऐसा वर्ग, समझदार वर्ग है, जिस चीज को पसंद नहीं करते उस चीज को पैसे नहीं देते। लेकिन एक बुरी बात भी हो सकती है, जजिंग बाय द नॉइसेस थ्रू द फ्लोर आवर नेबर इन द फ्लैट अबव डज नॉट वांट बुक्स, पिक्चर, ट्यून्स, रून्स, एंड रून्स का मतलब होता है जादुई मंत्र, एनी हाउ डज नॉट वांट द सोर्ड्स विच। ऑथर कहते हैं कि एक तरीके से कल्पना करो, आप कल्पना करके इसको उदाहरण के तौर पर यह समझो कि हमारे ऊपर के फ्लैट में एक हमारा पड़ोसी रहता है, उसको ना तो कोई किताब चाहिए, ना उसको चित्र चाहिए, ना उसको धुने चाहिए, ना कोई उसको जादुई मंत्र चाहिए। एनी हाउ डज नॉट वांट द सोर्स विच वी रिकमेंड। ऑथर कहता है कि सीधे सपाट अर्थों में समझ लो कि हम जिन चीजों को किसी आदमी को सौंपना चाहते हैं, कि हम रिकमेंड करना चाहते हैं कि भाई आप इस चीज को पढ़ो, इस चित्र को देखो, इस धुन को सुनो, ये बहुत अच्छी है, तो वो कहते हैं कि हमारा जो छत के ऊपर पड़ोसी है हमारे ऊपर वाले फ्लैट में, वो इन सारी चीजों को नकार देता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, अजीब किस्म का प्राणी है। ऑट वी टू बॉदर हिम, तो क्या हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम उसको जाएं और उसको परेशान करें, व्हेन ही इज हरिंग टू लीड हिज ओन लाइफ, जबकि वो बेचारा अपने जीवन को भगाने दौड़ाने में जुटा हुआ है। ऑट वी टू गेट इन हिज वे लाइक ए मेडन आंट आवर आर्म्स एट इट वर फुल ऑफ पार्सल्स एंड से टू हिम आई वाज गिवन दीज स्पेशली टू हैंड ऑन टू यू। क्या किसी पागल पड़ोसी आंटी की तरह हमें अपनी बाहों में सामान समेटकर उसके पास ले जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भैया हमारे पास में पार्सल्स हैं और हम ये चाहते हैं कि ये मुझे मिला था और अब मैं विरासत के तौर पर तुम्हें सौंप दूं। सोफोकल्स, जो सोफोकल्स थे वो एक ग्रीक ऑथर थे और पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। वेलेस्क्यूज, हेनरी जेम्स, ये जो वेलेस्क्यूज है वो एक स्पेनिश पेंटर थे और जो हेनरी जेम्स है वो एक अमेरिकन लेखक थे। तो ऑथर कहता है कि हम उसको जाके कहें कि भैया देखो हमारे पास सोफोकल्स की किताब है, हमारे पास वेलेस्क्यूज की पेंटिंग है, हमारे पास हेनरी जेम्स की किताबें हैं, आई एम अफ्रेड दे आर ए लिटिल हैवी। हाँ भाई मैं ये बात जरूर मानता हूं कि ये किताबें कुछ ज्यादा भारी हैं, बट यू विल गेट टू लव देम इन टाइम, लेकिन तुम इन्हें पढ़ना शुरू करो, समय के साथ तुम्हें पसंद आने लगेगी। एंड इफ यू डोंट टेक देम ऑफ माई हैंड्स आई डोंट नो हु विल, और अगर भाई तुमने इन किताबों का बोझ मेरे हाथों से नहीं लिया तो मैं तो नहीं जानता कि इनको कौन स्वीकार करेगा। प्लीज प्लीज, दे आर रियली इंपॉर्टेंट, दे आर कल्चर। तो भाई मेहरबानी करो, कृपया करके, ये किताबें बहुत ही जरूरी हैं, ये किताबें संस्कृति हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हमें उस आदमी के आगे जाके गिड़गिड़ाना चाहिए, सारी बातें कहनी चाहिए? हिज रिप्लाई इज अनलाइकली टू बी फेवरेबल। ऑथर कहता है
कि उसका जो जवाब आएगा वो तो आप ये मान के चलो अनलाइकली का मतलब अविश्वसनीय। ऑथर कहता है कि उसका जो उत्तर होगा वो अविश्वसनीय रूप से आपके फेवर में तो नहीं हो सकता, आपके पक्ष में नहीं हो सकता, बट स्नबिंग और नो स्नबिंग हो सकता है कि वो आपको झड़क कर फटकार भी दे, लेकिन हो सकता है कि वो आपको झड़क कर फटकारे नहीं। वॉट ऑट वी टू डू, तो हमें क्या करना चाहिए, दैट इज आवर प्रॉब्लम। ऑथर कहते हैं यही हमारी समस्या है, दैट इज वॉट वी आर विस्परिंग अबाउट, यही वो बातें हैं जिनके बारे में हम लंबे समय से आपस में खुसफुसाहट करते आए हैं। वाइल ही एंड हिज फ्रेंड्स आर्ग्यू एंड आर्ग्यू एंड आर्ग्यू ओवर द ट्रेड प्राइस ऑफ बैटरीज, हम यहां पर साहित्य की चिंता कर रहे हैं, परंपराओं की चिंता कर रहे हैं, और हमारा वो जो पड़ोसी है जो छत के ऊपर फ्लैट में है वो अपने दोस्तों के साथ बहस कर रहा है किसके बारे में, कि भैया मार्केट में बैटरीज के दाम जो है वो बड़े बढ़ गए हैं, रेडियो की जो बैटरी है बहुत महंगी हो गई है, और द क्विकेस्ट वे टू गेट फॉर बैलम टू द एलिंग, बैलम और एलिंग दो अलग अलग कस्बे हैं इंग्लैंड के। या फिर वो ये कह रहा है कि जो हमारा जो ऊपर वाला पड़ोसी है वो किताब संस्कृति परंपराओं को छोड़कर बैलम से एलिंग तक जाने का जो सबसे तीव्र रास्ता है वो उसके बारे में चिंता कर रहा है। यानी ऊपर वाला जो हमारा पड़ोसी है वो इतने व्यर्थ के मुद्दों के बारे में बात कर रहा है, और एक तरफ हम है जो हम चिंता कर रहे हैं कि भाई संस्कृति का क्या होगा, क्या हम उस आदमी को भी संस्कृति के बारे में ज्ञान कराएं। He does not really want that stuff. ऑथर कहता है ये बात तो सही बात है कि जिस आदमी को केवल एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने के सही रास्ते और तीव्र रास्ते के बारे की चिंता हो, जिस आदमी को बैटरी के बढ़ते हुए रेट की चिंता हो, उस आदमी को संस्कृति और परंपराओं की चिंता तो कभी नहीं हो सकती। दैट क्लैमर, क्लैमर का मतलब होता है हो हल्ला, दैट क्लैमर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर विच रस्किन एंड मॉरिस, अब जो रस्किन है वो एक ब्रिटिश क्रिटिक थे, आलोचक थे, और जो मॉरिस थे वो एक ब्रिटिश पोएट थे और नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे। That clamor for art and literature which Ruskin and Morris thought they detected has died down. ऑथर कहता है कि ये जो सारा हो हल्ला मच रहा है, वो हो हल्ला जो कि साहित्य को लेकर मच रहा है, वो साहित्य जिसको रस्किन और मॉरिस ने ये सोचकर पहचाना था कि भाई ये उनकी उपलब्धि होगी, आज वो उपलब्धि खत्म हो रही है, मर चुकी है। He won't take the parcel unless we do some ingenious toting. इंजीनियस का मतलब होता है शानदार, और टोटिंग का मतलब होता है जोर शोर का प्रचार करके किसी चीज को बेचना। तो ऑथर कहता है कि आपका वो पड़ोसी जिसको बढ़ती हुई बैटरी के रेटों की चिंता है, आप सोच रहे हो कि अगर वो आपके हाथ से उन साहित्य की किताबों को ले लेगा, संस्कृति की कद्र करने लग जाएगा, तो ऑथर कहता है ऐसा नहीं होगा, ऐसा तब तक नहीं होगा, आपके हाथ से वो किताब और संस्कृति को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक आपको इस शानदार किस्म का जोर शोर से प्रचार नहीं करते। ही इज एन एवरेज मॉडर्न, क्योंकि असल में आपका जो पड़ोसी है वो एक औसत किस्म का आधुनिक व्यक्ति है। पीपल टुडे आर इधर इनडिफरेंट, आजकल के जमाने के जो लोग होते हैं, ऑथर फॉस्टर कहते हैं, या तो वो अनजान होते हैं टू द एस्थेटिक प्रोडक्ट्स ऑफ द पास्ट। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य से भरा हुआ, खूबसूरती से लबरेज। तो ऑथर कहता है कि आजकल के जो लोग होते हैं वो प्राचीन समय के इतिहास के बने हुए जो खूबसूरती से लबरेज सौंदर्य से भरी हुई चीजें हैं वो उसके बारे में अनजान होता है। ब्रैकेट में वो देता है, दिस इज द पोजीशन बोथ द इंडस्ट्रियल मैग्नेट ऑन ऑफ द ट्रेड यूनियनिस्ट। ये समस्या ऑथर कहता है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों की भी है, और ये समस्या बड़े बड़े जो यूनियन है, जो संघ है, उनको चलाने वाले बड़े बड़े समझदार लोगों की भी है। यानी यहां पे बता रहा है कि जिनको आप समाज का सबसे बड़ा लोग समझते हो, एक तो है उद्योग चलाने वाले और एक मजदूरों की यूनियन चलाने वाले, लेकिन ये लोग भी इतने मूर्ख होते हैं कि उनकी ये हालत है कि वो बढ़ती हुई बैटरी के रेटों के बारे में तो चिंता करते हैं, लेकिन उनको अपने देश की परंपरा और रीति रिवाजों की और संस्कृति के बारे में कोई चिंता नहीं है। और एल्स द कम्युनिस्ट पोजिशन दे आर सस्पिशियस ऑफ देम, या फिर वो कहता है कि कुछ मूर्ख कम्युनिस्ट लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि जो संस्कृति है वो बड़ी संदेह की चीज है, और वो संस्कृति पे संदेह करते हैं। एंड डिक्लाइन टू रिसीव देम अंटिल दे हैव बीन डिसइंफेक्टेड इन मॉस्को। और ऑथर कहता है कि ये जो मनहूस कम्युनिस्ट लोग होते हैं ये इतने गए गुजरे हैं कि उस संस्कृति और कला और परंपरा को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि मॉस्को से उनको आदेश नहीं मिले। अगर मॉस्को से उनको कोई गंदी बीमारी संक्रामक रोग की तरह लगे, उनको कहा जाए कि संस्कृति अच्छी चीज है, वेलेस्क्यूज को पढ़ो, वेलेस्क्यूज की चित्र को देखो, या फिर जो रस्किन या मॉरिस है उनकी कविताएं पढ़ो, तब तो ये लोग पढ़ लेंगे, वरना ये तो जो कम्युनिस्ट हैं वो इतने गए गुजरे हैं कि वो इन चीजों को पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। In England, still the adobe of private enterprise indifference predominates. I know a few working class people who enjoy culture, but as a rule, I am afraid to bore them with it.
यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे कुछ एरर्स है वर्ड की, तो ये इट के बाद में यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये सेंटेंस पूरा है। लेकिन ऑथर कहता है कि आज जो इंग्लैंड की हालत है वो अभी भी ऐसे लोगों का एक घर है जिसमें निजी उद्योग लगाने वाले उद्योगपति है और कुछ ऐसे बड़े बड़े लोग भी हैं जो उद्योग चलाते हैं या और किसी बड़े सोच विचार को काम करते हैं। ऑथर कहता है कि हमारे पास में एक ऐसा मजदूर वर्ग भी है, वर्किंग क्लास भी है, जो संस्कृति का आनंद लेना चाहता है और आनंद भी लेता है। लेकिन ऑथर कहता है मैं अपनी भारी भरकम बातों से उन लोगों के दिमाग को बोझिल नहीं करना चाहता, उनको उबाना नहीं चाहता। आई लूज द प्लेजर ऑफ देयर एक्विंटेंस। ऑथर कहता है कि अगर मैं मजदूर वर्ग के लोगों को ये बात समझाने बैठूं कि वेलेस्क्यूज क्या है, मॉरिस क्या है, रस्किन क्या है और दांते क्या है, तो ऑथर कहता है कि वो लोग तो मेरे को जान पहचानने से भी इनकार कर देंगे, कल को मेरी बात ही नहीं सुनेंगे। सो व्हाट इज टू बी डन? तो भाई मजदूर वर्ग हमारी बात नहीं सुन सकता, हमारे छत के ऊपर जो पड़ोसी रहता है वो हमारी बात नहीं सुन सकता, तो हमें करना क्या चाहिए? क्या चुपचाप बैठना चाहिए? इट इज टेम्पटिंग टू डू नथिंग। ऑथर कहता है वाकई में हर हमारे जैसे समझदार आदमी के सामने सबसे अच्छा ललचाने वाला एक ही हमें उद्देश्य समझ में आता है, कुछ मत करो, चुपचाप बैठे रहो। सबसे बढ़िया तो हमें यही लगता है। डोंट रिकमेंड कल्चर। किसी को भी आप कल्चर रिकमेंड मत करो कि भैया कल्चर लो, बहुत अच्छी चीज है। एज्यूम दैट द फ्यूचर विल हैव नन। आप ये मान के चलो कि भविष्य में कोई कल्चर होगा ही नहीं, और विल वर्क आउट सम फ्रॉम इट विच वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू अंडरस्टैंड। या फिर कुछ ऐसी संस्कृति हमारे साथ लगेगी जिसको हम समझने का कोई भी दावा नहीं कर सकते। आंटी हैड बेटर कीप हर पार्सल फॉर हिमसेल्फ फॉर हरसेल्फ इन फैक्ट एंड स्टॉप फिस्टिंग। तो ऑथर कहता है कि हमने जो ऊपर आंटी की बात करी थी, जो अपनी बाहों में ढेर सारी किताबें लेके खड़ी है, यानी संस्कृति लेके खड़ी है और ऊपर वाले पड़ोसी को देना चाहती है, तो हमें उसे कहना होगा कि आंटी अपने घर में अपने पार्सल्स को समेट के रखो, अपने वॉलेस्क्यूज को, अपने हेनरी जेम्स को अपनी अलमारियों के अंदर बंद करके रखो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, फिस्टिंग यानी कि बेचैन होना छोड़ दो। आपको संस्कृति की चिंता करनी और बेचैन होने की जरूरत नहीं है। ये तो हुआ एक तरीका। दिस एटीट्यूड इज डिग्निफाइड। ऑथर कहता है कि ये जो तरीका है कि भैया किसी के संस्कृति के बारे में बात ही मत करो, ये बड़ा डिग्निफाइड लगता है, बड़ा सम्मानीय लगता है। एंड इट फर्दर कमेंट्स इटसेल्फ टू मी बिकॉज आई कैन रिकंसील इट विद रेस्पेक्ट फॉर द पीपल आर्ग्यूइंग अप स्टेयर्स। और ऑथर कहता है कि मेरे को तो ये ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि मैं जो अपना जो सम्मान है मेरे ऊपर रहने वाले ऐसे नालायक लोगों के लिए जिनको संस्कृति के बारे में कोई चिंता नहीं है, मैं तो उनके प्रति जो मेरी रेस्पेक्ट है उसको छुपा भी सकता हूं। यानी उनको ये बात वो मैं एहसास भी नहीं होने दूंगा कि हाँ भाई मेरे को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हु एम आई दैट आई शुड वॉरी देम। आखिरकार मैं हूं ही कौन जो लोगों के साथ में, लोगों के पास में जाके कहूं कि भाई आप संस्कृति की चिंता करो, संस्कृति का प्रचार करो। आउट ऑफ डेट माई सेल्फ। ऑथर कहता है कि मैं तो समय से पुराना पड़ चुका हूं। आई लाइक आउटडेट थिंग्स। मुझे पुरानी पड़ी चीजें पसंद आती हैं। एंड आई एम विलिंग टू पास आउट ऑफ फोकस इन दैट कंपनी। और वो जो मेरे छत के ऊपर फ्लैट में रहने वाले लोग हैं, मैं उन लोगों के ग्रुप में इन दुनिया से और दुनिया की नजरों से ओझल हो चुकी हुई चीजों को उनके ध्यान के केंद्र में लाना चाहता हूं। इनहेरिटर ऑफ ए मोड ऑफ लाइफ विच इज वांटेड नो मोर। मैं एक ऐसे अपनी इतिहास की चीजों को विरासत में पा चुका हूं, एक ऐसी विरासत में मिली हुए जीवन का मेरे पास जो तरीका है वो ऐसा है जिसको कोई चाहता ही नहीं है। मैं उनको कहता हूं कि भाई विरासत में जो जीने का तरीका मिला है तुम इससे जियो, लेकिन वो विरासत का तरीका तो किसी को चाहिए नहीं। डू यू एग्री? क्या मेरे विद्वान साथियों, क्या तुम मुझसे सहमत हो? विदाउट बिटरनेस, बिना किसी कड़वाहट के साथ, लेट अस सिट अपॉन द ग्राउंड एंड टेल सैड स्टोरीज ऑफ द डेथ ऑफ किंग्स। बिना किसी कड़वाहट के हम सब आपस में एक साथ बैठें और जो पुराने इतिहास के राजाओं की मौत है उसके किस्से कहानियां सुने। आवरसेल्व्स द लास्ट ऑफ देयर हैंगर्स ऑन। हम उनकी कहानियों को सुने, उनके जो हैंगर्स ऑन, उनके जो चमचे थे उनकी कहानियां सुने। ड्रिंक द वाइन नो वन वांट्स इट। ये जो साहित्य रूपी शराब है, जो संस्कृति रूपी शराब है, आओ हम सब इसको बैठ के आपस में पिलें, क्योंकि ये एक ऐसी शराब है जिसको आधुनिक जीवन में कोई नहीं चाहता। दाउ इट केम फ्रॉम द वाइनयार्ड्स ऑफ ग्रीस। भले ही ये जो शराब है वो ग्रीस के सुंदर अंगूर के जो बगीचे हैं वहां से ताजी बन के आई है, लेकिन भाइयों इस मूल्यवान शराब की, इस संस्कृति की कोई कीमत नहीं है। द गार्डन्स ऑफ पर्सिया, ईरान जिसका नाम पहले पर्शिया हुआ करता था, उस पर्शिया के सीधे भले ही ये बागानों से आई है, लेकिन भाइयों ये एक ऐसी शराब है जिसकी किसी को परवाह नहीं है। ब्रेक द ग्लास नो वन एडमायर्स इट। ये जो सुंदर सा आईना हमारे पास है, आओ इसे मिलके तोड़ दें, क्योंकि कोई इसको पसंद नहीं करता। नो वन केयर्स एनी मोर अबाउट क्वालिटी ऑफ फॉर्म। अब कोई भी किसी चीज की जो विशिष्टता होती है उसकी परवाह नहीं करता, कोई भी किसी सुंदरता के रूप की परवाह नहीं करता। विदाउट बिटरनेस एंड विदाउट कॉन्सीट, बिना किसी कड़वाहट के, बिना किसी दंभ के, टेक योर लीव। आइए हम इस चीजों को यहीं पर छोड़ के चलते बने।
टाइम हैपन्स टू हैव ट्रिप्ड यू अप, असल में समय ने आप लोगों को अपने के अंदर उलझा लिया है, एंड दिस इज ए मैटर नीदर फॉर शेम नॉर फॉर प्राइड। तो आइए अपने उस पास्ट में जो हम उलझे हुए हैं, अपने अतीत में जो हम उलझे हुए हैं, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो ये कोई शर्म का मुद्दा है और ना ही हमारे लिए कोई गर्व का मुद्दा है। अगर हमें पुराने समय की ज्यादा परवाह है तो ये हमारे लिए ना तो शर्म की बात है और ना ही गर्व की बात है। लेकिन चलिए छोड़ देते हैं इन चीजों को, क्या फायदा इतनी बहस करके और इन लोगों तक संस्कृति पहुंचा के। द डिफिकल्टी हियर इज दैट द हायर प्लेजर आर नॉट रियली वाइन्स और ग्लासेस एट ऑल। हालांकि अब यहां पे ऑथर कहता है कि मैंने जो ऊपर उदाहरण दिया कि जो आनंद है वो आनंद ना तो शराब को पीने में है और ना ही उसी जादुई सुंदर खूबसूरत आईने में है। दे रैदर रिजेंबल रिलीजन। आखिर वो ये कहते हैं ऑथर फॉस्टर कि मैंने जो ऊपर उदाहरण दिए हैं ग्लास के या फिर सुंदर कलात्मक आईने के, असल में ये रिजेंबल यानी कि किसके सदृश्य दिखाई देते हैं, हूबहू उसके जैसे दिखाई देते हैं, धर्म के। ये धर्म के हूबहू दिखाई देते हैं और धर्म के प्रतीक हैं। एंड इट इज इंपॉसिबल टू एंजॉय देम विदाउट ट्राइंग टू हैंड देम ऑन। और जब तक आप धर्म को अपना नहीं लेते तब तक आप सुंदरता को समझ नहीं सकते, तो जब तक आप संस्कृति को अपना नहीं लेते तब तक आप संस्कृति को नहीं समझ सकते। द एप्रिशिएटर ऑफ एन एस्थेटिक अचीवमेंट बिकम्स इन हिज माइनर वे एन आर्टिस्ट। क्योंकि एक ऐसा प्रशंसक जो किसी सौंदर्य कलात्मकता खूबसूरती से भरी हुई संस्कृति या विरासत की चीज को समझ लेता है, वो असल में खुद अपने आप एक छोटा मोटा कलाकार बन जाता है। यानी एक कलाकार वो जिसने कला को गढ़ा, लेकिन कलाकार की कला को जो उसकी सुंदरता को परख लेता है, समझ लेता है, वो आदमी भी ऑथर कहता है कि एक छोटा मोटा कलाकार ही होता है। ही कैन नॉट रेस्ट विदाउट कम्युनिकेटिंग व्हाट हैज बीन कम्युनिकेट टू हिम। और ऐसा कलाकार जिसने किसी कलाकार की सुंदरता को पहचान लिया, वो कभी भी उस सुंदरता को सिर्फ अपने तक समेट के नहीं रखेगा, बल्कि दूसरे लोगों तक वो उसका प्रचार प्रसार जरूर करेगा। ही कैन नॉट रेस्ट without communicating what has been communicated to him. This passing on impulse यानी क्या कहते हैं उसको, जो अंदर से उठने वाली भावना होती है, भावुकता। द पासिंग ऑन इंपल्स टेक्स वेरियस फॉर्म। ये जो संस्कृति को आगे बढ़ाने के जो हमारी भावुकता है, ये अलग अलग रूप धरने वाली है और धरती भी अलग अलग रूप। सम ऑफ देम मेयरली एजुकेशनल, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में होती है। अदर्स मेयरली क्रिटिकल, कुछ होती हैं जो चीजों की आलोचना के रूप में होती है। बट इट इज एसेंशियली अ ग्लो डिराइव्ड फ्रॉम द सेंट्रल फायर। लेकिन असल में चाहे हम पुरातन चीजों की आलोचना करें या उसको शैक्षणिक रूप पर आगे उसका पढ़ाई के तौर पर उसको आगे हम प्रसारित करें, असल में ये एक ऐसी ज्योत के समान होती है जिस ज्योत को एक बड़ी दिव्य अग्नि से लिया गया है। एंड टू एक्सटिंग्विश इज टू फॉरबिड द स्प्रेड ऑफ गॉस्पेल। गॉस्पेल वो चैप्टर है बाइबल का जिसमें जीसस क्राइस्ट ने अपने उद्देश्य बताए हैं और मनुष्य को क्या करना है ये कहा गया है। ऑथर कहता है कि अगर आप उस दिव्य अग्नि में से इस अग्नि की ज्योत को लेकर इसका प्रचार नहीं करना चाहते, तो ये ठीक बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आप भगवान के आदेशों का तिरस्कार कर दें, आप भगवान के आदेशों का प्रसार करने से रोक दें। अगर आप संस्कृति का प्रसार नहीं करते हो तो आप ठीक वैसा ही अपराध करोगे। It is therefore impossible to sit alone with one's books and prints or to sit with friends like oneself and never to testify outside। तो ऑथर कहता है कि ये हम जैसे लोगों के लिए असंभव है एकांत में बैठना अपनी किताबों के साथ, अपनी खूबसूरत प्राचीन पेंटिंग्स के साथ में, या फिर अपने ही जैसे कला के संस्कृति को पसंद करने वाले लोगों के साथ, और बल्कि हम बैठे तो रहें लेकिन हम उसका कभी परीक्षण नहीं करें, हम बाहर के लोगों तक उस सुंदरता को बांटे नहीं, हम बाहर के लोगों से ना पूछें कि भाई क्या वाकई में ये पेंटिंग खूबसूरत है, क्या तुम्हें इसमें सुंदरता नजर आई, क्या इस कविता में तुम्हें कोई गहराई नजर आई। डॉगमेटिज्म का मतलब होता है धर्मांध, जो हमारे देश में सबसे ज्यादा पाया जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो। सबसे ज्यादा जो माइनॉरिटी में उनमें कम है, जो मेजोरिटी में हिंदू और मुस्लिम, उसमें धर्मांधता बिल्कुल अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी है और लोगों के दिमाग सड़ चुके हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ अच्छे लोग हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। डॉगमेटिज्म इज ऑफ कोर्स ए मिस्टेक। हालांकि ऑथर कहता है कि जो धर्मांधता होती है, लोग धर्म में जब अंधे हो जाते हैं, दूसरे को चोट नुकसान तकलीफ पहुंचाते हैं, ऑथर कहता है कि यह सबसे बड़ी गलती है, धर्म की सबसे बड़ी गलती है धर्मांधता। एंड इवन टॉलरेंस and tact have too much of the missionary spirit to work satisfactorily। ऑथर कहते हैं कि लेकिन आप ये देखो कि ये जो सहिष्णुता है और काम करने के जो तरीके हैं, ये भी मिशनरी यानी जो ईसाई का प्रसार करने वाली जो आत्मा है, उन्होंने भी काफी संतुष्टिजनक काम किया है। What is needed, तो हमें करना क्या चाहिए? What is needed in the cultural gospel is to let one's light to shine that man's curiosity is aroused।
तो ऑथर कहता है कि अगर आप धर्म को, ये तो धर्म का तो उदाहरण दिया जा रहा है, असल में हमारा ध्यान किस पे केंद्रित है, कल्चर पर, संस्कृति पर। तो ऑथर ये कहता है कि अगर आप इस कल्चर की दिव्य ज्योति को, अगर आप इसको अपना धर्म ही मान लो, तो मान लो अपने इस धर्म के आपको जो प्रचार है वो धर्मांध होकर नहीं करना है, बल्कि आपको अपने इस धर्म, इस संस्कृति का प्रचार इस तरीके से करना है कि सामने वाला जो मनुष्य है उसके अंदर जो क्यूरोसिटी यानी जो उत्सुकता है आप उसको जगा सको। एंड दे आस्क व्हाई सोफोकल्स, वेलेस्क्यूज, हेनरी जेम्स शुड कॉज सच डिसप्रोपोर्शनेट प्लेजर। और आप इतना सामने वाले के अंदर की जिज्ञासा को जगा दो कि वो आपसे पूछे कि सोफोकल्स और वेलेस्क्यूज और हेनरी जेम्स, क्यों इन लोगों ने एक डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब होता है जो चीज सही अनुपात में नहीं हो, कुछ कम हो कुछ ज्यादा हो, तो आप सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछे कि इन लोगों ने क्यों अलग अलग असंगत आनंद को जन्मा। अपनी कविताओं में किसी ने कविता बनाई बहुत सुंदर, किसी ने पेंटिंग बनाई उससे भी ज्यादा सुंदर, किसी ने एक उपन्यास लिखा उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर। तो सामने वाला आपसे पूछे कि इन सब लोगों में सुंदरता है, लेकिन सुंदरता में फिर ये असंगतता क्यों है, तो वो इनके अंदर घुसेगा, तब आपसे पूछेगा ना, ब्रिंग आउट द एंजॉयमेंट। आप कुछ ऐसा करो कि उस आदमी के अंदर आनंद उसके पैदा कर पाओ। इफ द क्लासिक्स आर एडवर्टाइज्ड एज समथिंग डोलोरस एंड एस्ट्रीजेंट, नो वन विल सैंपल देम। लेकिन ये ध्यान रखो कि अगर आप शास्त्रीय चीजों को, चाहे वो किताब हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप उसका विज्ञापन किसी डोलोरस यानी कि शोकपूर्ण चीज की तरह, या फिर एस्ट्रीजेंट यानी कसैले चीज की तरह अगर आप करोगे, तो फिर आपसे कोई भी नहीं लेना चाहेगा। लेकिन अगर आप उसे घृणा के साथ, अगर आप किसी दूसरी चीज के खिलाफ भड़काने के तौर पर यूज करोगे, तो आपके क्लासिक्स में, आपकी शास्त्रीय चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। बट इफ द कल्चर्ड पर्सन लाइक द लेट रोजर फ्रे इज ऑब्वियसली हैविंग ए गुड टाइम, दोज हु कम across him will be tempted to share it and to find out how। लेकिन अगर आप, मैं मान लो कि आप किसी महान कलाकार रोजर फ्रे, पेंटर को ले लो ब्रिटेन के, अगर आप रोजर फ्रे की पेंटिंग को देखते हो और आप उसकी पेंटिंग के अंदर वही सुंदरता महसूस कर पाते हो जो कभी रोजर फ्रे ने करी थी, तो ऑथर कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस पेंटिंग के पास से निकलो और आप उस पेंटिंग से इंटैक्ट हुए, आप इंटैक्ट रह जाओ, बिल्कुल आप उससे प्रभावित नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके लिए जरूरी है रोजर फ्रे की पेंटिंग के पास जाना, उसको निहारना। दैट सीम्स टू बी एज फार एज वी कैन गेट विद आउट प्रॉब्लम। ऑथर कहता है कि यही वो तरीका है जिसमें हम अपनी संस्कृति के प्रचार को बिना किसी समस्या के कर सकते हैं। एज वी विस्पर टुगेदर इन आवर अनऑब्स्ट्रूसिव फ्लैट। अनऑब्स्ट्रूसिव का जो मतलब है वो होता है विनीत, बहुत ज्यादा विनम्र। In our obtrusive flat, while our neighbors who possess voices more powerful than our own argue about Balaam and Eling over our heads। लेकिन ऑथर फिर याद दिला दे कि हम तो बड़ी संस्कृति के गंभीर मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो हम अपने इस छोटे से विनम्र फ्लैट के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं जो बहुत आलीशान नहीं है, किसी गरीब की कुटिया के जैसा है। और हमारे ऊपर एक ऐसा पड़ोसी रहता है जो लोग दो इलाके के बीच में सबसे जो तीव्र मार्ग होता है उसके बारे में बहस कर रहे हैं, बैटरी के रेट्स के बारे में बहस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें संस्कृति और परंपराओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ऐसे लोगों से आपका सामना होगा, ऐसे लोगों के मन में आपको साहित्य के प्रति और संस्कृति और परंपराओं के प्रति प्रेम जागृत करना होगा। तो यह बहुत मुश्किल काम है, ऑथर ये बताना चाहता है। Remember, by the way, that we are no creative artists। ऑथर कहता है कि यह बात ध्यान रखना, हम कोई रचनात्मक कलाकार नहीं है। द क्रिएटिव आर्टिस्ट माइट टेक अनदर लाइन। क्योंकि अगर कोई रचनात्मक कलाकार होता तो वो लोगों तक संस्कृति पहुंचाने की बजाय कोई दूसरा काम पकड़ चुका होता। ही वुड सर्टेनली हैव मोर अर्जेंट ड्यूटीज। उसके पास में तो और कहीं ऐसे आवश्यक काम होंगे जो उसके लिए करना जरूरी होगा। आवर चीफ जॉब इज टू एंजॉय अवर सेल्फ। हमारा सबसे पहला काम है अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं का स्वयं आनंद लेना, एंड नॉट टू लूज हार्ट, और अपने भरोसे को बिल्कुल भी टूटने नहीं देना। एंड टू स्प्रेड कल्चर, और साथ ही साथ संस्कृति का प्रचार करना। नॉट बिकॉज वी लव अवर फेलो मैन, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अपने दोस्तों और अपने देश के लोगों से प्यार करते हैं, बट बिकॉज सर्टेन थिंग्स सीम टू अस यूनिक, बल्कि इसलिए कि कुछ चीजें जो हमारे संपर्क में आई है वो हमें लगता है कि बड़ी यूनिक, बड़ी विशिष्ट, बड़ी खास है, एंड प्राइसलेस, और बेशकीमती है। एंड एज इट वर पुश अस आउट इनटू द वर्ल्ड ऑन देयर सर्विस। और यही वो चीजें हैं साहित्य की और संस्कृति की जिन्होंने हमें अपने सुंदरता का साक्षात्कार हमें कराया और हमें यह आदेश दिया कि जाओ, संसार में जाओ और इन सुंदर चीजों का प्रचार करो, संस्कृति का और परंपराओं का। इट इज अ गॉस्पेल। ऑथर कहता है कि यह संस्कृति का प्रचार करना एक धर्म के उपदेश के समान है। एंड नॉट ऑल टुगेदर अ बिनाइन वन। बिनाइन का मतलब होता है कृपालु, कृपा से भरा हुआ, विनीत भी कह सकते हो तुम इसे।
लेकिन ये मत सोचना कि ये संस्कृति का प्रचार करना ये किसी कृपालु चीज की तरह है. इट इज अ जेस्ट टू कम्युनिकेट व्हाट हैज बीन कम्युनिकेटेड. ये एक जेस्ट यानी कि उत्साह की तरह है. एक ऐसा उत्साह कि आपने किसी सुंदर किताब को पढ़ा, लेकिन वो सुंदर किताब आपको इतना अद्भुत सौंदर्य दिखाती है कि आप मजबूर हो जाते हैं कि दूसरे लोगों को वो किताब पढ़ने के बारे में अपने आप रेफरेंस देने लगते हैं. आप एक सुंदर मूर्ति को देखते हैं और दुनिया भर के लोगों को ये कहते हैं कि जाओ उस मूर्ति को देखो, उसकी सुंदरता को निहारो. वर्क्स ऑफ आर्ट डू हैव दिस पिक्यूलियर पुशफुल क्वालिटी. ऑथर कहता है कि असल में जो कला की चीजें होती हैं, उन कला की चीजों के अंदर ये एक विचित्र दबाव देने वाली एक खासियत होती है जो आपको मजबूर कर देती है. द एक्साइटमेंट दैट अटेंडेड देयर क्रिएशन हैंग्स अबाउट देम. इन चीजों की जो सुंदरता होती है और एक ऐसी अद्भुत सुंदरता जो देखने वाले को दबाव देती है कि वो जाके उसका प्रचार खुद करे, वो इन चीजों के आसपास मंडराती रहती है. एंड मेक्स माइनर आर्टिस्ट आउट ऑफ दोज हु हैव फेल्ट देयर पावर. और ऐसे लोग जो उनकी शक्ति को पहचान लेते हैं, उनकी शक्ति को जागृत करने का जो काम है वो करके ऐसी चीजें उन्हें एक छोटा मोटा आर्टिस्ट बना देती हैं, एक ऐसा कलाकार बना देती हैं जो सुंदर चीजों को आप परख सकता है और उन सुंदर चीजों का प्रचार भी कर सकता है. तो इसीलिए ऑथर के अकॉर्डिंग जो संस्कृति है और जो परंपराएं वो बहुत जरूरी है. सो हियर आवर चैप्टर एंड्स. आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. बट ध्यान रखना, डोंट फॉरगेट टू पे माई फीस. मीन्स सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट. ध्यान रखना, मेरा मोटिवेशन और इस चैनल का चलते रहना ये उसके लिए बहुत जरूरी है. नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं. टिल देन, गुड डे टू ऑल ऑफ यू.